हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसको दो तरीके से सीखेंगे। तो पहला मेथड इसका ये है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर है तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x-2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2x+1 ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर। अब बात यह है, देखो यहाँ पर कि चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो फिर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। ये सब लास्ट क्लास में सीख चुके हैं तो अब ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बी वेक्टर का कोफिशिएंट है 1, वहां से है माइनस लैम्डा, तो यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई -1। ठीक, उसके बाद अगर ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो x-2 इधर से है और लैम्डा इंटू 2x+1 यहाँ से है। ठीक, लैम्डा की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, तो x-2 इज इक्वल्स टू -2x-1। तो यहां से अपने पास आ गया 3x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन एक इससे आसान तरीका भी है जिसको हम लोग सोच सकते हैं कि बेसिकली हम लोग ने बोला कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो c बराबर लैम्डा डी टाइप की चीज होगी, यानी कि c/d का रेशियो टाइप से अगर सोचो तो वो क्या होगा, लैम्डा होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दूसरे मेथड में, हमें ये दे रखा है कि ए एंड बी नॉन कोलिनियर है, ये देना जरूरी है वरना तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो आप क्या करो, जब ए और बी नॉन कोलिनियर दे रखे हों और दोनों वेक्टर ए और बी के टर्म में लिखे हुए हैं और वो पैरेलल है तो सीधे सीधे कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर दो। ठीक है, मतलब कि ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पर x-2, यहाँ पर 2x+1 और ऐसे ही बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 है ना, तो सीधे सीधे कोफिशिएंट्स बराबर कर दो। मान लो कि आगे चल के आई कैप जे कैप के कैप हो और तब पैरेलल नहीं हो तो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट बराबर कर देना। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का x+2 इज इक्वल्स टू 2x+1। तो मेरे ख्याल से यहां से भी आप x की वैल्यू निकाल रहोगे तो ऑब्वियसली सेम आएगी 1/3। और अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने एक असाइनमेंट भी अपलोड कर रखा है यहाँ पर, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो उस असाइनमेंट में 10 to 12 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैंने आंसर की अभी प्रोवाइड नहीं की है, तो उसकी आंसर की और उसके वीडियो सोल्यूशंस आपको विद इन 1 or 2 डेज यही यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो वो आप आके चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर दुनिया के हर वेक्टर को तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से लिखने की कोशिश करने वाले हैं। तो वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स में से हम एक एक्स एक्सिस पर लेंगे, एक वाई एक्सिस पर लेंगे और एक जी एक्सिस पर लेंगे, है ना। जेड एक्सिस बोलेंगे, जी एक्सिस जो इनको स्टाइलिश लोग होते हैं थोड़े वो जी एक्सिस बोलते हैं, लेकिन हम लोग जेड एक्सिस बोल देंगे। तो इन तीन की हेल्प से, इन तीन एक्सिस पर यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग हर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो बस सिंपल सी बात समझो कि हम इन परपेंडिकुलर, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के लिए समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। वैसे तो थ्रेडेड स्क्रू के थ्रू समझने का एक प्रॉपर तरीका है, लेकिन जितना काम का है वो समझ लेते हैं। तो देखो, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि जो तुम नॉर्मल ऐसे एक्स एक्सिस बनाते थे, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जैसे मैंने नॉर्मल एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई, तो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जेड एक्सिस होगी वो अंदर की तरफ जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम माई आई जाएगी, जो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी। लेकिन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैंने अपने लिए ये एक्स एक्सिस बनाई और ये वाई एक्सिस बनाई, तो जो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी वो मेरी आई की तरफ आएगी। तो हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग ये करना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जब ये पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर दो एक्सिस होती हैं और एक प्लेन होती है एक्स वाई प्लेन, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जो एक्स वाई प्लेन है उसको ये एक्सिस जो है वो चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
यहां पर क्या होगा कि जेड एक्सिस आने की वजह से अब तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। तो ये क्या करेंगी, अब आप प्लेन में नहीं कन्फाइंड हो, अब आप पूरे स्पेस को कवर कर रहे हो। और ये तीन प्लेन्स क्या करेंगी कि पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। ये 8 ऑक्टेंट्स दिख रहे हैं, एक आपको चार आपको सामने की तरफ दिख रहे होंगे और चार आपको पीछे की तरफ दिख रहे होंगे। तो अब ये तीन प्लेन्स पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देंगी। और 8 ऑक्टेंट्स में क्यों डिवाइड हो रहे हैं, देखो, हर एक्सेस के लिए प्लस माइनस का अपने पास ऑप्शन है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस जेड, है ना। तो एक्स के लिए साइन सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, वाई के लिए साइन सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं और जेड के लिए भी साइन सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। तो टोटल 8 केसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए 8 ऑक्टेंट्स आ रहे हैं। मतलब एक ऑक्टेंट में तीनों एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होंगे, जो कि ये वाला होगा, ठीक है। फिर एक में एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, जेड नेगेटिव होगा, ऐसे करके 8 केसेस बनेंगे, वो 8 ऑक्टेंट्स में कवर होंगे। तो इसके बेटर विजुलाइजेशन को हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट करके समझ लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर आप क्लियरली ये 8 ऑक्टेंट्स देख सकते हो। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें, तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर वहाँ पर 2D में क्या होते थे, क्वाड्रेंट्स होते थे, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते थे, यहाँ पर 8 ऑक्टेंट्स आपको मिलेंगे ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो उसमें विजुलाइज करने में आपको अगर ऐसे ऑक्टेंट आपने आराम से अपने दिमाग में बसा लिए कि इस तरीके से होते हैं, तो उस क्वेश्चन को विजुलाइज करने में आपको आगे चल के बहुत आराम मिलेगी। अब देखिए, प्रोजेक्शन का लॉजिक समझ लेंगे कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लो ये एक प्लेन है ना, और तुम्हें क्या करना है, इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन, मतलब इसको छाया कहते हैं, वो निकालनी है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करो कि इस लाइन सेगमेंट के एक एंड से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इस लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट आएगी तुम्हारे पास, ये क्या होगी, ये प्रोजेक्शन होगी इस लाइन सेगमेंट का इस प्लेन पर। मतलब अगर हम लोग थोड़ा नामकरण कर दें, तो ये अगर ए बी है, तो इस ए बी लाइन का इस प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, सी डी होगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये परपेंडिकुलर होंगे ना। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा लॉजिक यही होता है। अब जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, और इस लाइन सेगमेंट का, या इसको भी वेक्टर मान लो, इसका इस पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या करोगे, इसके दोनों एंड से इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो एक एंड तो ऑलरेडी इस पर है, तो परपेंडिकुलर यहीं आ जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉप कर देंगे, है ना। तो ये जो आएगा पोर्शन, ये वाला आपके पास सी डी, है ना, इसको सी डी बोल दें, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन दिस वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा ये लॉजिक है कि दोनों एंड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जहां पर प्रोजेक्शन चाहिए, और फिर जो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट आएगी, दैट इज योर प्रोजेक्शन, ठीक। अब देखो, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस समझते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पर अगर क्लियर नहीं दिख रहा आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ने क्या किया कि सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। तो नॉर्मल जो आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसे होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया है ना। तो ये सोचो कि वाई एक्सिस जो ऊपर थी, वो एक तरीके से स्क्रीन वाली प्लेन पर गिर गई आके, तो जेड एक्सिस जो सामने की तरफ आ रही थी, तो जब गिराएंगे ऐसे, तो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ आने लगेगी। इससे फायदा ये होगा कि हम चीजों को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अब देखो, हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे, वो आई कैप लेंगे, ठीक है। आई कैप इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एक तरीके से बता रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग लेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग लेंगे के कैप, ठीक। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है, इधर वाले में वाई कैप है, और इधर वाले में सॉरी जे कैप है, और इधर वाले में आई कैप है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, मान लो ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो 1 0 0 टाइप का होगा ये, ठीक है। और इसको बोल दिया ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो 0 1 0। और ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं, ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 1, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ कि ओसी वेक्टर लिखना है तुम्हें, तो कैसे लिखोगे ओसी वेक्टर, या ओ ए वेक्टर से चलो स्टार्ट करते हैं।
तो OA वेक्टर जो है इसकी लेंथ कितनी है, OA लेंथ है 1, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो हम लोग ने याद करो यूनिट वेक्टर जब पढ़ा था तो ये भी एक तरीका सीखा था कि किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसके यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। तो OA का मैग्नीट्यूड है 1 और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो OA को लिख सकते हो आई कैप, ऐसे ही OB को लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है जे कैप, और ऐसे ही OC वेक्टर को लिख सकते हो के कैप। और ऐसे ही अब मान लो कि तुम्हें सपोज कर लो ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई हम लोग पॉइंट ले लें, सपोज कर लो D, और ये है 300। तो अब तुमसे कोई पूछे कि OD वेक्टर क्या होगा, तो तुम OD वेक्टर नहीं आसानी से बता सकते हो। OD वेक्टर कितना होगा, 3i कैप। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी वेक्टर चाहिए तो वहां का पॉइंट पता हो और फिर उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दे। अब मान लो कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले ले, सपोज कर लो कि ये पॉइंट ले ले, सपोज कर लो कौन सा ले लिया जाए, हाँ चलो ये ले लेते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं, ये z एक्सिस पर है तो 0 0 -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस पर i कैप है, पॉजिटिव y एक्सिस पर j कैप है और पॉजिटिव z एक्सिस पर k कैप है। तो नेगेटिव z एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस k कैप होगा, क्योंकि जस्ट उसके ऑपोजिट आ रहा हो, क्योंकि k कैप तो ऊपर जाने पे मिल रहा था, अभी हमें नीचे जाना, तो नीचे यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस k कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी 1 है। तो अब अपने से कोई पूछे कि OE वेक्टर कितना हो गया होगा, तो OE वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस का k कैप। ठीक है कि नहीं। अब ये तो एक बात होगी। अब देखो आई कैप और जे कैप और के कैप, ये तीन वेक्टर हैं, आई कैप जे कैप के कैप। क्या ये मान रहे हो कि ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, एक प्लेन में नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आई कैप जे कैप आ रहे हैं, तो जो के कैप है वो परपेंडिकुलर जाके मिल रहा है, इनकी प्लेन में तो नहीं आ रहा है। मतलब तुम एक्स वाई प्लेन सोचो अगर ये, तो के कैप तो ऊपर जाके मिल रहा है ना, परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाके मिल रहा है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप क्या हो गए, नॉन कोप्लेनर हो गए। और इनके नॉन कोप्लेनर होने का मतलब है कि तीन वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो दुनिया का हर वेक्टर फिर उनके टर्म में लिखा जा सकता है। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था और पैरेललोपाइड की हेल्प से प्रूव भी किया था। तो यानी कि इन तीन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से हम दुनिया का हर वेक्टर लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं अब वो हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, तो आगे का लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनना। आई होप अभी तक का भी ध्यान से ही सुन रहे होगे। ठीक, तो अब देखो हम लोग ने क्या किया है कि एक ओपी वेक्टर लिया है और हम प्रूव करेंगे कि इसको हम कैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप टाइप से लिख सकते हैं ना। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ओपी वेक्टर का ये जो एंड पॉइंट है पी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जो नीचे आपको प्लेन दिख रही है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो इस पर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो वो सपोज कर लो क्यू पर आकर गिर गया है ना, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग ने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर ऐसे करके ड्रॉप कर दिया है। अब क्या किया, ये जो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से, पी से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से जो क्यू पॉइंट मिला है, उससे एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, देखो ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ए पर मिला के, मतलब ये परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर आके मिला। तो देखो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये भी एंगल 90 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो क्या होगा, ये जो बेस में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ओ ए क्यू बी, ये क्या होगा, इनफैक्ट एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि तीन एंगल 90 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा भी 90 होगा, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। उसके बाद क्या किया कि इस पी से अब हम लोग ने एक जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, तो वो यहाँ पर सी पर आके मिला जाके। ठीक, अब आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि जैसे तुमने P से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो Q आया, Q से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो A आया, और Q से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो B आया। अब तुम्हें विजुलाइज ये करना है कि अगर तुम P से x एक्सिस पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इस पॉइंट A पर ही मिलेगा आके। ठीक है, और ऐसे ही इस P से अगर तुम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इस B पर ही मिलेगा आके, है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा विजुलाइज करनी पड़ेगी अपने आप से, है ना।
आप कुछ बना के भी ऐसा सोच सकते हो, है ना, या आप एक नॉर्मल पेपर लेके विजुलाइज करने की कोशिश करना, मजा आएगी आपको खुद भी। बाकी डायग्राम से मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा ना। तो जहां से इस क्यू ने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ए पर मिला था जाके, तो वैसे ही पी से अगर डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो भी ए पर मिलेगा के, ठीक है, ये सोचना है ना। तो ये जैसा कि देखो, पी से ए ये किया एक्स एक्सिस पर और ये किया वाई एक्सिस पर, है ना, तो ये सेम जगह ही मिलेंगे आके, ठीक। ये इस डायग्राम से थोड़ा बहुत देख भी सकते हो, देखो ये एंगल तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, और ऐसे ये वाला एंगल भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद क्या किया कि ये जो ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है और सी पॉइंट जेड एक्सिस पर है। तो हम लोग ने क्या किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, और सी के कोऑर्डिनेट मान लिए जीरो कॉमा जीरो कॉमा जेड, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। अब अगर ध्यान दो, तो हम लोग ने बोला था ओ ए क्यू बी जो है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी सेम एज बी क्यू वेक्टर। क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और ओ ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट एक्स जीरो जीरो लिखे हैं, सो ए के कोऑर्डिनेट एक्स जीरो जीरो लिखे हैं, तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, सोचो जल्दी से, एक्स आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ओ बी वेक्टर होगा वो किसके पैरेलल होगा, ओ बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर है, ये किसके पैरेलल होगा, ए क्यू वेक्टर के। तो ओ बी वेक्टर इज, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो पैरेलल होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड में बराबर है तो इक्वल भी हो जाएगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, तो इसीलिए वेक्टर्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर कितना होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है वाई एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ओ सी वेक्टर किसके पैरेलल होगा, ओ सी वेक्टर पैरेलल होगा, ओ सी वेक्टर पैरेलल होगा, देखो किसके, क्यूपी वेक्टर के। क्यों होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये जो क्यू से ये परपेंडिकुलर गया है पी तक, और ओ से जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर गई है ना, तो ये भी एक तरीके से अगर ये आप इन दोनों को मिला दोगे तो ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा ओ क्यू पी सी, और उसमें ओ सी और क्यू पी ऑपोजिट साइड होंगी, और ओ सी वेक्टर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जेड के कैप, ठीक। इतनी बात सबको क्लियर होगी है ना, सिंपल सी बात यहाँ पर आपको बताई गई है। अब जरा देखना यहाँ पर, हम लिखना चाह रहे हैं ओपी वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखना चाह रहे हैं? ओपी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ को पिक्चर में लाते हैं। ओपी वेक्टर को लिखने का एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ओपी वेक्टर तक चले जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि किसी और रास्ते से जाओ और रास्ते में जो जो वेक्टर आते जाएं वो लिखते जाओ। तो ओपी तक पहुंचने का हम लोग ने दूसरा रास्ता जो अपनाया वो था कि ओ ए वेक्टर तक गए, पहले देख लो, तुम डायग्राम में देखते रहो साथ साथ, फिर ओ ए के बाद ए क्यू वेक्टर तक गए, और फिर ओ ए क्यू के बाद कहाँ पे गए, क्यूपी वेक्टर पर गए, ठीक है। अब ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर देखो लिखा हुआ है एक्स आई कैप, ठीक, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप या जी के कैप, ठीक है, वो भी सही है। चलो तो ये हो गया ओपी वेक्टर, है ना। तो अब यानी कि ए के कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा जीरो, बी के कोऑर्डिनेट थे जीरो वाई जीरो, और सी के कोऑर्डिनेट थे जीरो जीरो जेड। तो ये ओपी वेक्टर कितना आया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और हम लोग ने बोला था पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता क्या है, किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो जो वेक्टर आता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो यानी कि इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ओपी वेक्टर आ चुका है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इस पी के कोऑर्डिनेट फिर क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो अगर किसी भी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है इसमें स्पेस में, तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। और आपको आपको समझ में आएगा, कोई भी वेक्टर हो दुनिया में स्पेस में तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्यों हुए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब यही होता है कि किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर आता है वो उसका
पोजीशन वेक्टर होता है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ओपी वेक्टर कैसे आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ये होंगे तभी ये वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। ठीक है, तो एक बात हम लोग को, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, फिर दूसरी चीज हम लोग ने पढ़ी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि हमें इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, ओपी वेक्टर की, है ना। तो वैसे तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ये सीखना जरूरी कि भाई कहाँ से ये कहानी शुरू हुई आखिर, है ना, वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर है अपने पास, और हमें इसका मैग्नीट्यूड प्रूफ करना है कि जो आपने सुन रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड का मतलब तो यही पता है कि इस ये जो लेंथ ओपी आएगी वही क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, देखो कि हम क्या ओ क्यू लेंथ निकाल सकते हैं। देखो ओ क्यू लेंथ जो होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी। और ओ ए कितना था, एक्स था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ए क्यू कितना था, वाई था, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये आ गया ओ क्यू लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल था क्योंकि हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था एक्स वाई प्लेन पर। तो इसमें अगर आप देखो तो ओपी कितना आ जाएगा, इस उसमें ओपी आ जाएगा अंडर रूट ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। ठीक है, और ओ क्यू अभी निकाल के आए तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्यूपी किसके बराबर था, जेड के बराबर था, तो ये क्या आ गया, जेड स्क्वायर। तो लेंथ ओपी क्या आ गई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लेंथ ओपी को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। तो वो अब अपने पास कितना आ चुका है, वो अपने पास अब आ चुका है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब इनको जोड़ के और फिर क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो जैसे इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, मान लो ये कोई वेक्टर है। और इसका एक बात और आपको समझ में आ गई कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर हम 1 यूनिट बढ़े होंगे। ठीक है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग हम फिर से 1 यूनिट बढ़े होंगे, और फिर जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग 2 यूनिट बढ़े होंगे। तब हम लोग को वेक्टर मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। और अगर एक जगह माइनस लगा देंगे, मान लो माइनस आई कैप दे देते, तो यानी कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट गए हैं, फिर वही 1 यूनिट ऊपर, और फिर 2 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ, और फिर 2 यूनिट ऊपर की तरफ जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो इसका बाय द वे मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे थे, तो वो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, तो रूट 6 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ प्रोजेक्शंस लिखते हैं इस वेक्टर के। तो प्रोजेक्शन का जो आपको लॉजिक बताया गया है वो याद रखते हुए अब अपनी बातें बोलना, और आप चाहो तो पॉज करके पहले सारी चीजें लिख भी सकते हो। तो प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये जो ग्रे से दिख रही है यही एक्स वाई प्लेन है। तो ओपी वेक्टर का अगर इस पे कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि क्यू आया था। ठीक है, और दूसरी बात, ओ तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ओ पर ही आएगा क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन पर ही लाई कर रहा है। तो बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन कंपोनेंट सॉरी कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। और ओ क्यू वेक्टर तक पहुंचने का तरीका क्या है कि आप ओ से ए तक चले जाओ। सबसे पहले ये, हाँ, ओ से ए तक चले जाओ, तो ओ से ए तक जाओगे तो एक्स आई कैप मिलेगा, और फिर ए से क्यू तक चले जाओ तो क्या मिलेगा, वाई जे कैप मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, बात क्लियर। और ऐसे ही अब ये देखो एक्स वाई प्लेन पे कर रहे थे वेक्टर का कंपोनेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का, तो जेड वाला कंपोनेंट गायब हो गया। तो ऐसे ही वाई जेड प्लेन पे क्या आ जाएगा, एक्स वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा, तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और ऐसे ही एक्स जेड प्लेन पे भी समझ गए होगे, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, चलो उसके बाद प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर निकालना है तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों एंड से।
तो ओ से परपेंडिकुलर तो ओ पर ही आ जाएगा, और पी से परपेंडिकुलर हम लोग ने एक्स एक्सिस पर ए ड्रॉप किया था, तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर जो होगा वो वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस पर। और ओ ए वेक्टर कितना था, ओ ए वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप। ठीक, ये पहले जो नीचे छुप गया इसको निकालते हैं, इसको निकाल के यहाँ उठा धर देते हैं। चलो, हाँ, उसके बाद प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, तो ओपी से वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अब तो समझ गए होगे, तो वो कितना आ जाएगा वाई जे कैप, और ऐसे ही ये कितना आ जाएगा जेड के कैप। ठीक है ना। और पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, तो वो मॉड एक्स हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट। ये हम लोग ने वेक्टर कंपोनेंट लिखा, और प्रोजेक्शन की लेंथ पूछी जाएगी एक्स वाई प्लेन पे ओपी वेक्टर की, तो वो कितनी आ जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि एक पॉइंट के जो लिखते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसमें एक्स क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस पर हमने कितना ट्रेवल किया है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स पर, वाई पर कितना ट्रेवल किया और जेड पर कितना ट्रेवल किया ना, तो ऐसे एक्स एक्सिस पर गए, ऐसे वाई एक्सिस पर गए, और ऐसे जेड एक्सिस पर गए, तो जो भी अपना रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो कोई वेक्टर इन तीनों से जो एंगल बना रहा होगा उसके कोसाइन को बोलते हैं डायरेक्शन, उसके कोसाइंस को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, मतलब कोसाइन मतलब कॉस ले लेना। तो जैसे देखो, ये वेक्टर है, ओपी वेक्टर था अपने पास। ठीक, तो ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाला एंगल हो गया, और ऐसे ही मान लो वाई एक्सिस के साथ ये कुछ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ऐसे ही ये जेड एक्सिस के साथ या जी एक्सिस के साथ अपना ये कुछ गामा एंगल बना रहा है। तो इनका कॉस लेने पे जो आएगा, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर है। और इनको एल एम एन से डिनोट करते हैं, तो एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, और एन की वैल्यू कॉस गामा। और ये जो तुम्हारे अल्फा बीटा गामा है, इनको डायरेक्शन एंगल्स भी बोला जाता है ना, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। ठीक, चलो, अब इसमें एक रिलेशन होता है, वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा हम लोग ने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अब जरा इन एंगल्स की वैल्यू लिखते हैं, और ये मैग्नीट्यूड्स लिख रखे हैं। तो चलो समझते हैं एक दो बातें। और यहाँ पर जो हम लोग ने डायग्राम बनाया है उसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और जेड भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि सब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस में लिए हुए हैं। चलो भाई, तो कॉस अल्फा देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कॉस अल्फा जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे ट्राइंगल ओ ए पी में। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी में अगर तुम ध्यान दो तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल था ए पर, तो ये पी ए तो परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो बेस ओ ए होगा, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ पी, और ओ ए अपॉन ओ पी कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ओ पी, आपके सामने देखो उधर लिखा होगा लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बात समझ लेंगे यहाँ पर कि अगर ये ए कोऑर्डिनेट जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता तो यहाँ पर वो नेगेटिव चीज भी आती, मान लो कि ये यहाँ पर होता कहीं पर, सपोज कर लो -2, 0, 0, तो यहाँ पर ये -2 आता। ठीक है, जब डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे होंगे तब। ठीक, चलो फिर उसके बाद अगर हम अगली चीज लिखें यहाँ पर कॉस बीटा निकालने की कोशिश करें, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ट्राइंगल ओ बी पी, और कहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर। याद करो हम लोग ने पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो अब यहाँ से कॉस बीटा निकाले तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, तो पी बी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ओ बी अपॉन ओ पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी नहीं, वाई अपॉन हो जाएगा, ओ बी कितना है, वाई है। ठीक है, चलो तो ये हो गया।
y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही अब ये वाला ट्राइंगल देख लो, एक बढ़िया सा OPC या OCP, OCP, इसमें अगर हम लोग कॉस गामा लिखें तो वो हो जाएगा OC अपॉन OP। और OC कितना है, Z या Z है, तो Z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान देना जरा, कि अगर तुम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों को ऐड करो जो अभी अभी हम लोग निकाल के आए हैं, तो कितना आ जाएगा, हर जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कब, जब ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। ठीक। और हाँ, एक और बात, कि जैसे ओपी वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अगर तुम ध्यान दो तो कॉस अल्फा कितना आया था, एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, है ना। ऐसे ही कॉस बीटा कितना आया था, वाई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसे ही आया था जेड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कर लो दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ऐसे करके कोई वेक्टर दिया हुआ है और कोई आपसे बोले कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो हम लोग ने क्या किया था कि इस 2 को मॉड से डिवाइड करना है, इस 3 को मॉड से डिवाइड करना है और इस 4 को मॉड से डिवाइड करना है ना। यही तो कर रहे थे ना पिछले स्लाइड में हम लोग। तो बस क्या करो कि इसको क्या कर रहे हैं, हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लें सीधे सीधे, है ना। तो यूनिट वेक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, आर कैप मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो मॉड आर कितना आ रहा है वो अगर अलग से कैलकुलेट कर लें हम लोग, तो मॉड आर आ रहा है 4 प्लस 9 प्लस 16, तो यानी कि आ रहा है 16 और 9 25 28, यानी कि मेरे ख्याल से 2√7 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा 2/2√7 आई कैप प्लस 3/2√7 जे कैप, है ना, यूनिट वेक्टर से तो आता है ना, 4/2√7 के कैप। तो किसी भी वेक्टर का जब तुम यूनिट वेक्टर लिख लेते हो तो जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ दिखते हैं, दे आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉस अल्फा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये कॉस बीटा है, और फिर ये क्या लिखा हुआ है, कॉस गामा लिखा हुआ है ना। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। अब एक ये चीज आपको सोचनी है कि एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये एक फिक्स वेक्टर है ना, ये सपोज कर लो कि एक फिक्स वेक्टर दिया हुआ है या गिवन वेक्टर है, फिक्स और गिवन वेक्टर। आपको क्या सोचना है कि इस फिक्स और गिवन वेक्टर से थीटा एंगल बनाने वाले, थीटा 0 पाई/2 और पाई नहीं है, इस फिक्स वेक्टर से थीटा एंगल बनाने वाले दुनिया में कितने वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे गिवन मैग्नीट्यूड के, है ना। इस रेड वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड फिक्स है और ये इस गिवन वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो दुनिया में कितने ऐसे वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे और वो किस सरफेस पर लाई करेंगे। तो सोचो जरा। तो देखो क्या होगा कि ये मान लो तुम्हारा फिक्स वेक्टर है ना, ये फिक्स वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा कि देखो कितने वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे अगर इसको तुम रोटेट करते रहो थीटा एंगल कांस्टेंट रखते हुए, तो इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ना। इसको देखो पूरा तो नहीं रोटेट करके दिखा पाएंगे, लेकिन अगर इसको देखो ऐसे रोटेट करें, अगर आप खुद से करके देखना, तो इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलेंगे। और वो इनफाइनाइट वेक्टर्स कौन से सरफेस पे लाई कर रहे होंगे, विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि वो इनफाइनाइट वेक्टर्स किस सरफेस पे लाई कर रहे होंगे, एक कोन पे लाई कर रहे होंगे। और उस कोन के लिए ये किसका काम करेगा, फिक्स वाला वेक्टर किसका काम करेगा, एक्सिस का काम करेगा। और ये थीटा एंगल किसका काम करेगा, ये थीटा एंगल सेमी वर्टिकल एंगल का काम करेगा ना। तो गिवन वेक्टर से थीटा एंगल बनाने वाले इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं जहां पर थीटा ये एंगल्स नहीं है, और वो कहां पर लाई करते हैं, एक कोनिकल सरफेस पर लाई
करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना। ये मतलब ये रोटेशन मैंने दिखाया, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐसे होंगे और ये सारे के सारे कोन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि अभी हम इसका थोड़ा बहुत यूज करेंगे। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हम लोग ने लिखा अभी तक समझा है, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो पहला है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर एंड अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। फिर यूनिट वेक्टर r कैन बी रिटन एज r कैप इज इक्वल्स टू cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, है ना। ये अभी सीख के आए थे कि कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसको मॉड से डिवाइड कर दो तो x अपॉन उसका मॉड जो आता है वो बेसिकली cos अल्फा ही होता है, y अपॉन वेक्टर का मॉड cos बीटा होता है और z अपॉन वेक्टर का मॉड cos गामा होता है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ क्या लिखे होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ही लिखे होते हैं। ठीक, उसके बाद cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। दूसरी बात, अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 के बराबर है, मतलब अल्फा और बीटा का सम पाई बाई 2 है, तो गामा भी पाई बाई 2 होगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो बहुत आसानी से सोच सकते हो कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब कोई वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका सम पाई बाई 2 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर जो रेड वाला वेक्टर है इससे थीटा बना रहा है तो ये अल्फा का काम कर रहा है एक तरीके से, और वाई एक्सिस से पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन में ही है वेक्टर, जो हमें प्लेन दिख रही है स्क्रीन वाली वही प्लेन में ही वेक्टर है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी उसी प्लेन में है। तो अगर उसी प्लेन में, तो अगर एक्स एक्सिस से थीटा बनाएगा तो वाई एक्सिस से पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाएगा। तो देखो सम कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है तो पक्की बात है कि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पे, वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। और कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। सोच सकते हो कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है ऐसे, तो वो जेड एक्सिस से कितना, मतलब इस हैंड में कोई भी वेक्टर देखो तो वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है ना। तो इसीलिए गामा कितना हो गया है, गामा पाई बाई 2 हो चुका है। ठीक, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा है तो कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। ये कैसे बोला जा रहा है ना, इसको पॉज करके सोचो कि अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा है तो गामा की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं होगा। अब सोचो, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से छोटा है तो तुम ये मान लो कि अल्फा 30 है और बीटा भी 30 है ना, ऐसा एज्यूम कर लें कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और बीटा भी जो है वो 30 डिग्री है। तो जो रेस्ट्रिक्शन है वो फुलफिल्ड है, अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री से कम है। अब अल्फा कौन सा एंगल होता है, जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, और बीटा वो एंगल होता है जो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाता है। तो यहाँ पर किसी गिवन एक्सिस से 30 डिग्री बनाने वाले वेक्टर्स कहाँ पर लाई करेंगे, एक कोनिकल सरफेस पे लाई करेंगे, है ना। एक कोनिकल सरफेस जो कि कुछ ऐसे होगा, और उस कोनिकल सरफेस में ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो वो सारे के सारे वेक्टर एक कोनिकल सरफेस पे लाई करेंगे। और ऐसे ही बाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाने वाले भी सारे वेक्टर्स एक कोनिकल सरफेस पे लाई करेंगे। ठीक है, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे, है ना। ये लाइन सीधी कर लेना हो अपने हिसाब से, और ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो देखो दोनों चीजों को फुलफिल करते हुए, मतलब कोई ऐसा वेक्टर है जो दोनों कोण में कॉमन आ रहा हो, कोई नॉन जीरो वेक्टर ऐसा है जो दोनों कोण में कॉमन आ रहा हो, नहीं आ रहा है। तो कोन्स जब ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जो एक्स एक्सिस से भी 30 डिग्री बनाए और वाई एक्सिस से भी 30 डिग्री बनाए ना। ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाने वाले सारे वेक्टर्स एक कोण पर लाई करेंगे, और वाई एक्सिस से 30 डिग्री बनाने वाले भी सारे वेक्टर्स एक कोण पर लाई करेंगे। लेकिन इन दोनों कोण में कोई कॉमन वेक्टर नहीं आ रहा ना, कोन्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना। और ऐसे ही सोच सकते हो कि जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कोन्स टच करने लगेंगे ना, 45 ये होगा 45 ये होगा। तो उस केस में एक वैल्यू आ जाएगी। और जब अल्फा प्लस बीटा का सम पाई बाई 2 से ज्यादा होगा, कि सपोज कर लो कि ये 70 है और ये 30 है,
तो सोचो कि ये दो कोण हैं, तो ये दो कोण, अब ये थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये दो कोण दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन टाइप की आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो इसलिए जब अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से ज्यादा होगा तो टू वैल्यूज ऑफ गामा एग्जिस्ट करेंगी, है ना। कौन से सोचो, सोचना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि जब पाई बाई 2 से सम ज्यादा होगा तो कौन्स ओवरलैप करेंगे और दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएंगी, तो वो इनफैक्ट दो वेक्टर्स होंगे जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना, जिसके लिए दो गामा की वैल्यू आ रही है। ठीक, चलो तो इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद, if a vector is inclined at an angle alpha with x-axis, then its direction angle may be alpha or pi minus alpha। ठीक है, अगर मान लो किसी वेक्टर का डायरेक्शन एंगल डायरेक्ट दे रखा है अल्फा, तब तो बात ही खत्म। ठीक, लेकिन अगर ये दे रखा है कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो हमें कुछ नहीं बताया अभी, तो हम उसका डायरेक्शन एंगल अल्फा या पाई माइनस अल्फा में से कुछ भी ले सकते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपने, याद करो कि स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, तो उसमें बोलते थे कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसका स्लोप हम +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। कि जैसे मान लो कि एक लाइन ऐसे है और सपोज कर लो एक लाइन ऐसे है, और कॉमन क्या है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, और इस वाली केस में इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये है कि दोनों एक्सिस से बराबर झुकी हुई है, 45 डिग्री है। जबकि जब यहाँ पे जैसे ये एंगल 45 डिग्री है, तो स्लोप के लिए भी 45 डिग्री यूज होगा, लेकिन जो ये वाली लाइन जा रही है इसमें ये एंगल तो 45 है, लेकिन स्लोप के लिए कौन सा एंगल यूज होगा, 135 डिग्री यूज होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर इंक्लाइंड है एंगल अल्फा पे, तो एक्स एक्सिस से, है ना, ये चीज स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं तो आपने पढ़ रखी होगी, तो मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ इसमें। हाँ, तो अगर कोई वेक्टर अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, तो उसका डायरेक्शन एंगल कॉस अल्फा भी हो सकता है, और सॉरी डायरेक्शन एंगल अल्फा भी हो सकता है और कॉस पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। तो एक्स कंपोनेंट आएगा वो कॉस अल्फा या कॉस पाई माइनस अल्फा आएगा यूनिट वेक्टर के केस में। ठीक है, तो एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कहीं अगर यूज हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। If L, M, N are direction cosines of a vector, then find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो हमें ये पता है कि L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और L, M और N होते क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। सबको साइन में कन्वर्ट कर लो तो बहुत सिंपल सी चीज होगी। लेकिन याद रखेंगे डायरेक्शन साइन नाम की कोई चीज नहीं होती ना, डायरेक्शन कोसाइन ही होती, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एक रिलेशन जनरेट हो जा रहा है। कॉस स्क्वायर बीटा को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और ये किसके बराबर है, 1, तो एक 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन वालों को उधर ले जाओ, तो फाइनली आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। एंड आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो। If the projection of a vector on x, y and z axes are 2, 1, 2 units respectively, then find the angle at which a vector is inclined to z axis। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये बेसिकली आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स ही तो होते हैं, हम लोग ने डायग्राम से समझा था वहां पर। तो बेसिकली ए वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और हमें एंगल निकालना है जिसपे ये वेक्टर इंक्लाइंड है जेड एक्सिस से, तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प लेंगे, और उसके लिए क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मॉड की जरूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 3, तो ये आ गया 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। अब जब यूनिट वेक्टर लिखा है ये, तो के कैप के साथ बेसिकली क्या लिखा होगा, कॉस गामा, तो कॉस गामा कितना आ गया 2/3, है ना, तो गामा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। अब क्वेश्चन ने बोला है ये किस एंगल पर इंक्लाइंड है जेड एक्सिस से, तो आंसर गामा भी हो सकता है और पाई माइनस गामा भी
हो सकता है दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन केवल पूछा है, ये नहीं पूछा कि डायरेक्शन एंगल कितना होगा। डायरेक्शन एंगल में तो केवल गामा ही आएगा, लेकिन इंक्लाइंड पूछा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है और ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अप्रोप्रिएटली फिर आप यही आंसर केवल टिक लगाना है, अगर सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलो। उसके बाद इफ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 एंड गामा, देन फाइंड गामा। तो पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12 का जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 6 पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा जब पाई बाई 2 होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है गामा भी कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। अगर ये आपको फैक्ट नहीं यूज करना है, तो फिर आपको पाई बाई 12 और कॉस पाई बाई 12 और कॉस 5 पाई बाई 12 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो वो भी वैसे आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ये जो वेक्टर होगा ये एक्स वाई प्लेन पे होगा, तो फिर ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? पाई बाई 2 बना रहा होगा ना। तो ये क्वेश्चन तो बड़ी इजीली कर लिया। तो उसके बाद इफ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4 एंड गामा, देन फाइंड गामा। तो आपकी देखो ये है 60 और ये है 45, तो 105, 90 से ज्यादा, यानी कि आपकी तो दो वैल्यू आने वाली है भाई लोगों। तो साइन स्क्वायर पाई बाई सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 जो होता है उसको यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये तुम्हारे पास कितना होता है? पाई बाई 4 यानी 1/√2 यानी कि 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, है ना। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो नाराज मत होना। तो कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा 1 - 1 बाई ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा ना शायद, 2/4, हाँ 3/4। तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से कॉस गामा जो आएगा वो या तो 1/2 आएगा या -1/2 आएगा। ठीक, तो जो गामा होगा वो या तो कॉस गामा 1/2, तो या तो पाई बाई 3 होगा, या फिर कितना होगा? या फिर होगा 2 पाई बाई 3, है ना। 0 से पाई में कॉस गामा -1/2 कहाँ पर बनेगा? पाई माइनस पाई बाई 3 पे, यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3 विच इज मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल्स विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या दे दिया गया है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। ठीक है, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो जब तीनों बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1/3, और एक्यूट एंगल बनाना तो मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक्यूट वाले के लिए केवल ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पता चल चुके हैं, तो आप वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। ये कॉस बीटा और कॉस गामा ये सब बराबर होंगे, तो जो वेक्टर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर अब कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा आई कैप, यानी कि 1/√3 आई कैप, फिर प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। और किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पता है, तो फिर गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2√3 इंटू ए कैप, और √3 फिर कैंसिल हो जाएगा जब ए कैप की वैल्यू रखोगे। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, और यही आपको निकालना था। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये फैक्ट हम लोग ने यूज किया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इक्वल एक्यूट एंगल्स थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना। फाइंड नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स which are equally inclined to coordinate axis and which are making equal angles with coordinate axis। तो पहले इक्वल एंगल वाली अगर बात करें, तो वो अभी अभी हम लोग निकाल के आए हैं, कि चलो एक बार फिर से निकाल ही लेते हैं। कि अगर इक्वल एंगल की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा।
जो कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था। तो यहाँ से cos अल्फा की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ से थोड़ा सा बात समझना। तो जो ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आया है वो बेसिकली आया है प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। अब देखो इक्वल एंगल्स बनाने का मतलब है कि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए ना, तभी इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात फिट होगी। तो यानी कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा की या तो तीनों की वैल्यू प्लस है या फिर तीनों की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है ना, या तो 1/√3 1/√3 1/√3 हो या -1/√3 -1/√3 -1/√3 हो। तो कितने ऐसे यूनिट वेक्टर होंगे जो इक्वल एंगल बना रहे होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो वो दो होंगे। उनके लिए फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर आना चाहिए, तो वो या तो तीनों प्लस हो या तीनों माइनस हो। लेकिन इक्वली इंक्लाइंड में क्या होता है कि इक्वली इंक्लाइंड में आपको अल्फा एंगल भी चलता है और पाई माइनस अल्फा भी। इंक्लिनेशन की बात करें तो जो वेक्टर है वो किसी गिवन एक्सिस से अल्फा बना ले और दूसरी से मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से पाई माइनस अल्फा बना रहा है और जेड एक्सिस से अल्फा बना रहा है, तो ये वेक्टर तब भी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा, है ना। जैसे कि अभी हम लोग ने स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल देखा था कि वहां पर क्या हो रहा था कि अगर 45 इससे बना रहा है 45 इससे बना रहा है और या फिर एक से 135 बना रहा है अगर स्लोप वाला एंगल और वाई एक्सिस से 45 ही बना रहा है, तब भी वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कही जाती थी। तो यहाँ पर अब ये मैटर नहीं करेगा कि अल्फा या पाई माइनस अल्फा में कुछ भी बना दे, तीनों सेम बनाना जरूरी नहीं। यहाँ पर क्या था, या तो तीनों अल्फा बनाए या तीनों पाई माइनस अल्फा बनाए ना, इस केस में पाई माइनस अल्फा बना रहे होंगे तीनों, ठीक। लेकिन यहाँ पर इक्वली इंक्लाइंड होना है केवल, तो अल्फा या पाई माइनस अल्फा का कॉम्बिनेशन दोनों का चलेगा। तो मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन अब इस टाइप के भी हो सकते हैं, 1/√3 -1/√3 और 1/√3, ये भी अब अपने को चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, है ना, इक्वली इंक्लाइंड। इसमें इसका एंगल अल्फा होगा, इसका एंगल पाई माइनस अल्फा होगा अगर cos अल्फा को 1/√3 ले रहे हैं, और इसका होगा भाई cos अल्फा अगर 1/√3 तो cos पाई माइनस अल्फा -1/√3 होगा। तो इसमें ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, अल्फा पाई माइनस अल्फा, मतलब कौन सा एंगल में आ रही है, अल्फा पाई माइनस अल्फा और अल्फा। तो तब भी हम बोलेंगे कि ये यूनिट वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। तो टोटल कितने केस बनेंगे, तो पहले वाले के लिए दो ऑप्शन है, दूसरे वाले के लिए भी दो ऑप्शन है, प्लस माइनस में कुछ भी ले लो, और तीसरे वाले के लिए भी दो ऑप्शन है, प्लस माइनस में कुछ भी ले लो। तो टोटल 8 यूनिट वेक्टर्स ऐसे होंगे विच विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। चलो ये क्वेश्चन है, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इंटू एम इंटू एन। तो पहली बात तो अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमें पता है और हमें इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जरा पॉज करके सोचो कि भाई सम पता है स्क्वायर्स का और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए अपने ऐसे केसेस में, सोचो। ऐसे केस में अपने दिमाग में आनी चाहिए एम जी एम इनइक्वालिटी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर पे, मतलब इन तीन नंबर पे, तो इन तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 3, ये तो हो गया इनका अर्थमेटिक मीन। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और ज्योमेट्रिक मीन तीन नंबर्स का 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमें पता है कि 1 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू सॉरी 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एम एन का होल स्क्वायर की पावर 1/3, दोनों साइड क्यूब कर दिया। तो ये एक तरीके से इस टाइप का कुछ बना हुआ है आपके, एल एम एन का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/27। अब कोई चीज 1/27 के बराबर या उससे छोटी है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/27 ही होगी मैक्स वैल्यू।
और फिर स्क्वायर रूट ले लें, और स्क्वायर रूट में क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ओवरऑल, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लिख दें। तो एल एम एन प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/27 का अंडर रूट, यानी कि 1/3√3, है ना। ये भी आप बता सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि किस केस के लिए ऐसा होगा, क्योंकि एमजीएम इन इक्वालिटी में इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब तीनों नंबर्स बराबर हो जाएं, यानी कि कब, जब एल स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइनली इक्वालिटी लगाई है, और एमजीएम इन इक्वालिटी में आपको पता होगा इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर्स बराबर हो। तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर जब बराबर होंगे, तभी ये वाली जो सिचुएशन आपको दिख रही है ये अराइज होगी। तीनों का सम 1 है और तीनों बराबर है, तो यानी कि तीनों कितने होंगे, 1/3 होंगे, है ना। तो एल आ जाएगा 1/√3, एम भी आ जाएगा 1/√3, और एन भी आ जाएगा 1/√3, या फिर दो पॉजिटिव एक निगेटिव ले लोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हम लोग ने कवर कर ली, ठीक। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं, लेकिन इस फॉर्मेट में हम काफी क्लियरिटी लाएंगे कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो देखो इसमें दो इक्वेशन एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, और इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, और एल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, अननोन है 3। तो एक तरीका डिवाइड वगैरह करने वाला होता है कि जो चीज आप प्रूव कर दो कि नॉन जीरो से डिवाइड कर दो, कि एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको, एन से डिवाइड कर दिया इसको, तो वो दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे। जब एल एम एम एन या फिर एन एल इस टाइप का टर्म वाली इक्वेशन ना दे रखी हो, तो जिस तरीके से भी सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। दो इक्वेशन दी हैं, तीसरी इक्वेशन अपने को पता है कौन सी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू जो एल स्क्वायर के बराबर है वो उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये आ जाएगा 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो चलो एल की वैल्यू तो बड़ी आसानी से आ गई, 1/√2, है ना, या -1/√2। और हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, तो हमें जितने केसेस पॉसिबल हो रहे होंगे एल एम एन के ऑर्डर्ड पेयर, है ना, वो सब लिखेंगे। दूसरी चीज ये देखो कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइप की इक्वेशन दी हुई, और वो यहां से भी ला सकते हो, कैसे, कि m प्लस एन को लिख लिया -l, ठीक है। अब m प्लस एन को -l अगर लिख लिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ जाएगा। और अगेन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया एम एन इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से एटलीस्ट एक 0 का, तो या तो m 0 कर दें या n 0 कर दें, ठीक है। उसके बाद आप ये समझो कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, है ना। अब अगर m को 0 रखो इक्वेशन फर्स्ट में, तो n आ जाएगा -l, ठीक है। तो देखो अब l की वैल्यू भी दो है, 1/√2 और -1/√2। तो क्या क्या आंसर आ सकता है, जब l की वैल्यू 1/√2 होगी तो ये कितना आ जाएगा, -1/√2, और जब l की वैल्यू -1/√2 होगी तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो जैसे एक ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, कि l की वैल्यू 1/√2 ली थी, m की वैल्यू 0 थी, और n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√2, ठीक है। ऐसे ही एक बार -1/√2 ली थी, 0 और 1/√2, इस टाइप से ऑर्डर पेयर बना। चलो n 0 ले लो तो क्या हो जाएगा, n 0 ले लोगे तो फर्स्ट में रखो, तो फिर m बराबर -l आ जाएगा। तो m बराबर -l आ जाएगा, तो अगेन जब वो 1/√2 होगा l, तो ये -1/√2 आ जाएगा। और फिर जब वो -1/√2 होगा, तो ये l, जो यहाँ पर दो वैल्यू है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, -1/√2 पे m कितना आ जाएगा, 1/√2। तो अब जरा देखें ऑर्डर्ड पेयर अपने कितने बने। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ तक का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद जो अब हम लोग ऑर्डर पेयर वाली बात लिखने जा रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता ऑर्डर पेयर निकालने वाला, ठीक। वो उसमें दो वेक्टर्स आ जाते हैं, उनके बीच का एंगल पूछते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी बाद में कवर करेंगे। चलो तो देखो एल की वैल्यू जब 1/√2 थी, ठीक है, तो दो केस बने, एक बार m 0 बना, ठीक है, और जब l की वैल्यू 1/√2 थी, तो l की वैल्यू -1/√2 आई। तो एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये पॉसिबल है, ठीक। और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, जब l की वैल्यू 1/√2 थी, तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि n 0 था और m कुछ आ रहा था, तो जब 1/√2 था, तो ये -1/√2 और ये 0 आ रहा था। ऐसे ही जब ये -1/√2 थी,
जब -1/√2 यहाँ पर रखा था तो n की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू से अगर देखें तो LMN लिखना है ना, तो ठीक है हम लोग ने इधर उधर लिख दिया लेकिन सही लिखा है ना। तो जब L की वैल्यू देखो 1/√2 थी, तो m की वैल्यू जब 0 लिया आपने तो -1/√2 आया, ठीक है। फिर जब L की वैल्यू 1/√2 थी और n 0 था, यानी कि लास्ट वाला 0 था, तो m कितना आया था -1/√2। अब -1/√2 में भी वही हुआ है कि जब m की वैल्यू 0 है तो n कितना आया था, n आया था देखो 1/√2, ठीक है। और ऐसे ही एक केस और बन जाएगा कि -1/√2 और ये 1/√2 और ये 0। तो बेसिकली 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर पॉसिबल हैं, है ना, जहां पर हम लोग ये कंडीशन को फुलफिल करवा पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपने एक चीज ध्यान होगी कि इक्वेशन सॉल्व करने में कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं आई, और हमने इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली, है ना। फिर ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिखने थे तो वो हम लोग ने ध्यान से लिखे, क्योंकि वेक्टर है। तो जैसे देखो कि ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, कौन सा, ये वाला वेक्टर। क्या ये वेक्टर दोनों ऑलमोस्ट सेम है? नहीं, ये एंटी पैरेलल टाइप के वेक्टर हैं, जिनको बोलते हैं ना, ये अनलाइक वेक्टर जैसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपरली। ये अनलाइक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। और ऐसे ही ये दोनों भी देखो अनलाइक वेक्टर हैं, क्योंकि इस वाले वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई करके ये वाला वेक्टर आएगा। तो बेसिकली 4 वेक्टर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, 4 यूनिट वेक्टर्स, ठीक। अब ये देखो उसी थीम पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो MN ML इस टाइप के भी टर्म्स आ चुके हैं, और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके ऑर्डर्ड पेयर LMN बताना है। तो अगेन जो हम लोग अभी ऑर्डर्ड पेयर लिखने वाली चीज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम लोग ने क्वेश्चन को टफ बना दिया है। जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स या एंगल बिटवीन लाइंस निकालने वाला क्वेश्चन आएंगे तो रेस्ट अश्योर्ड कि हम यही क्वेश्चंस फिर से करेंगे, और उसमें जो हमें एग्जाम में चीज करनी है वो ज्यादा आसान होगी। लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा टफ पाथ से जा रहे हैं। मतलब सॉल्व करने का तरीका वही सेम होगा, फाइनल आंसर तक पहुंचना जब एंगल बिटवीन वेक्टर से लाइंस निकालना होगा तो वो आसान होगा। लेकिन फिलहाल हम ऑर्डर्ड पेयर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, और तीसरी इक्वेशन जो दी नहीं हुई है, लेकिन हमें पता है L² + M² + N² = 1। अब इसको डायरेक्ट अगर आपने वैसे सॉल्व करने की कोशिश की जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो वो थोड़ा सा टिपिकल काम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले टर्म दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी चीज से डिवाइड करना चाहते हैं, कि इसको n से डिवाइड कर लें और इसको n² से डिवाइड कर लें। लेकिन ये करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि n 0 नहीं हो सकता। तो वो हम कैसे पता करेंगे? हम लोग ने बोला कि अगर n 0 होगा तो एक्चुअल में होगा क्या? अगर n 0 हुआ तो पहली इक्वेशन क्या बचेगी, L + M 0, और दूसरी इक्वेशन बचेगी, n 0 रखा तो ये गायब, ये गायब, तो कितना बचा, 2ml बराबर 0। और दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो m 0 होगा या l 0 होगा, ठीक है। अब m 0 है अगर, तो यहां पर रखोगे तो l भी 0 आ जाएगा, और l 0 रखोगे तो m 0 आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर n 0 है तो m और l भी 0 आ जाएंगे, और अगर तीनों 0 आ गए तो क्या ये इक्वेशन फुलफिल हो पाएगी? ये इक्वेशन ही नहीं फुलफिल होगी, जो कि अल्टीमेट कंडीशन है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, वही नहीं सेटिस्फाई होगी। तो यानी कि n 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। n 0 नहीं हो सकता, तो हम फिर n या n² से अगर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो मैंने आपके लिए रेडी रखी है। तो देखो पहली इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया, दूसरी इक्वेशन को n² से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया L/n + M/n + 1, और इसको n² से डिवाइड करोगे इस टर्म को तो एक कट जाएगा, M/n आ जाएगा। यहाँ पर M/n L/n और NL अपॉन n² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये L/n आ जाएगा। तो फिर L/n को a बोल दिया है और M/n को b बोल दिया, तो ये दो इक्वेशन बन गई, a + b + 1 = 0, 2b + 2ab - a = 0। फिर यहाँ से क्या किया है कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है -1 - b, वो सब्सटीट्यूट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, एक क्वाड्रेटिक बनी, उसको सिंप्लीफाई करके b की दो वैल्यू मिली, -1/2 और 1, ठीक। तो b की दो वैल्यू मिली, तो b की वैल्यू -1/2 आप इस इक्वेशन में रखोगे तो a की एक वैल्यू मिलेगी -1/2, और 1 रखोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 2। तो अब हमारे पास a और b की वैल्यू तो आ गई है। अब बेसिकली b हम लोग ने किसको बोला था, M/n को बोला था। तो अगर b की वैल्यू मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, तो b किसको बोला था, M/n, तो M/n आ गया -n/2,
और L भी आ गया -n/2 क्योंकि दोनों बराबर आए। इस कॉम्बिनेशन में m/n आ गया 1, ठीक है ना। तो और तो m बराबर n आ जाएगा। अगर m/n 1 आया तो m बराबर n आ जाएगा। और अगर m/n-2 आया है, सॉरी L/n अगर -2 आया तो L बराबर कितना आ जाएगा -2n। मतलब बेसिकली कुछ नहीं किया है। जैसे यहाँ पर आप समझ लो कि b की वैल्यू कितनी थी m/n, और यहाँ से कितनी आई थी -1/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -n/2। तो एक कॉम्बिनेशन बना है अपने पास L, M और n का। अगर आप देखो तो L, M और n का एक कॉम्बिनेशन अपने पास आया है -n/2 L, M और n तो n ही रहेगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन आया है ये वाला, तो -2n, n और n, ये दो कॉम्बिनेशन आए हैं। अब ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे जो एग्जाम में हम लोग बताते हैं भाई एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना होता, तो उसके लिए इस इक्वेशन की ऐसा जरूरत नहीं होती, उसके बिना ही हो जाता। लेकिन फिलहाल ऑर्डर पे निकालना तो ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में एक बार एल एम एन को ये रख दो और एक बार ये रख दो, ठीक है। तो एक बार ये रखा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 था। तो जब एक बार ये वाला कॉम्बिनेशन रखा हम लोग ने, तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आई और एन की वैल्यू आ गई +-2/√3। एल बराबर था -n/2 इस कॉम्बिनेशन में, और एम बराबर भी था -n/2। तो देखो जब प्लस माइनस है और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे प्लस माइनस है, एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और एक बार ये वाला दूसरा वाला कॉम्बिनेशन रखा जिसमें एल, एम और एन क्या थे -2n, n और n। तो उससे ये इक्वेशन बन गई n² + 4n² प्लस 1, n² इक्वल्स टू 1। यहाँ से n की वैल्यू आ गई +-1/√6। अगेन l था -2n, m था n, तो +-1/√6 यहाँ पर रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और m बराबर n था तो यहाँ से +-1/√6 हो जाएगा। तो जो दो कॉम्बिनेशंस थे अपने पास, ये वाले जो हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एल, एम और एन की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फाइनली आएंगे। सोच के आराम से बताना और विजुलाइज करने की कोशिश करना कि वो किस ऑक्टेंट में कौन सा वेक्टर आ रहा है ना। वैल्यूज सारी हम लोग निकाल ही चुके हैं, है ना। दोनों ऑर्डर्ड पेयर के लिए, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी निकाल चुके हैं और इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी निकाल चुके हैं। बस अब देखना है कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यूनिक वेक्टर के, ठीक है। जितने यूनिक वेक्टर के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे उतने ही ऑर्डर्ड पेयर एल, एम, एन पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो इस वेक्टर में हम लोग ने कैसे किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिखा जाता है वो सीखा है। इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग ने एक भूमिका बना ली है कि जब आगे चल के हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स या एंगल बिटवीन लाइंस निकालना होगा तो वहां पर हम आसानी से निकाल लेंगे। और बाकी मैंने जो असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रखा है उसको आप डाउनलोड कर लें, सॉल्व करें। 1 से 2 दिन में उसके वीडियो सोल्यूशंस और उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।